सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ हिंदी की कक्षा में। तो आज का हम विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ। उन क्वेश्चंस का आंसर आप 1 बाय 1 करके देंगे। तो देखिए बेटा, बताइए ये किसका चित्र है? बताइए किसका चित्र है? नाव का। वेरी गुड। ये चित्र किसका है? नाव का। अच्छा, तो सभी ने नाव देखी होगी, देखी है ना सभी ने नाव? वेरी गुड, सबने नाव देखी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए नाव में कौन कौन बैठा है? सभी बैठे हैं? नहीं। अच्छा, एक दो बच्चे नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, जब आपको कभी मौका मिलेगा तब आप नाव में बैठिएगा जरूर। ठीक है, तो सभी ने नाव देखी है और सभी नाव में बैठे हैं। तो अच्छा, ये बताइए जिस नाव में आप बैठे थे या जो नाव आपने देखी है, क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि ये किस तरीके से बनी है, इसे कैसे बनाया गया होगा? नहीं ना। अच्छा, तो या फिर आपको पता है पहले से कि नाव किस तरीके से बनी है? नहीं पता। ओके, तो आज हम पता करते हैं कि नाव किस तरीके से बनी है। तो आज का जो हमारा विषय है, अर्थात जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी कविता हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि नाव किस तरीके से बनाई गई है, किस तरीके से नाव, जो आज नाव हम देखते हैं वो बनी है। तो आज हम कक्षा चौथी का जो कविता है हमारी, नाव चली करने जा रहे हैं। इस कविता में, जैसे कि मैंने अभी बताया, इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे? नाव के बारे में पढ़ेंगे कि नाव का आविष्कार कैसे हुआ और जो आज हम नाव देखते हैं यह कैसे बनी थी। तो आइए इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि नाव कैसे बनी थी। आओ भैया तुम्हें सुनाएं सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती, सभी और ले जाती। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि आओ तुम्हें मैं एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मेरी कहानी में ना तो कोई राजा है और ना ही कोई रानी है, लेकिन फिर भी मेरी कहानी बहुत ही कैसी है? बहुत ही पुरानी है। ये छोटी छोटी नावें जो तुम देख रहे हो, ये हमें सैर कराती हैं और पानी से अटखेली करती हुई, अर्थात अटखेली का मतलब होता है बेटा खिलवाड़ करना, उससे नहीं डरना। तो ये पानी से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, उससे खिलवाड़ करती हुई हमें कहाँ ले जाती हैं? सभी और ले जाती हैं, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाते हैं। कुछ पुरखे थे बसे हमारे, नदियों के ही तीर, कंदमूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे कुछ पूर्वज थे। पुरखों का मतलब होता है बेटा पूर्वज, अर्थात जो हमारे 4 फादर्स होते हैं, हमारे दादा परदादा वगैरह होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? पूर्वज या पुरखे। कि कुछ हमारे जो पूर्वज थे, हमारे कहाँ बसे हुए थे? नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। और वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे? कंदमूल खाकर। कंदमूल क्या होता है कि जमीन होती है, जमीन के नीचे जो फल और सब्जियां उगते हैं उन्हें हम कंदमूल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो नदियों के किनारे पर रहते थे और जमीन के नीचे उगने वाले फल और सब्जियों को खाते थे और वहीं पर नदियों का साफ पानी पीते थे। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियाँ कैसे पार उतरते। तो कवि क्या कहना चाहते हैं आगे? सोचो कि जब नाव नहीं बनी थी तो तब जो इतनी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, हम इनको कैसे पार कर पाते थे। तो आगे वो कहते हैं कैसे कर पाते थे? लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। तो आगे क्या कहते हैं कि जब हमारे पास नाव नहीं थी तब हम नदियों को कैसे पार करते थे कि लड़के जो उस समय, मतलब कि जब हमारे पूर्वज थे उस समय पर वो क्या करते थे, वहाँ पर उनके जो बच्चे होते थे उन नदियों के किनारे पर खेलते रहते थे और बड़ी बड़ी और लंबी लंबी नदियों को वो तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार कर देते थे। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता था वो अपना मन मारकर उसी किनारे पर रह जाता था। अर्थात हमें कैसे पता चला यहाँ पर कि जब नाव नहीं बनी थी तो तब नदियों को कैसे पार किया जाता था? तैरकर पार किया जाता था। तो जिनको तैरना आता था वो नदियों को पार कर देते थे और जिनको तैरना नहीं आता था वो अपना मन महसूस कर, अर्थात मन मारकर, उदास रहकर उसी किनारे पर बैठ जाते थे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी, हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती यह थी उसकी खूबी। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबे सांखे, पीपल होया ताड़। तो देखिए
एक लड़का आया, उस लड़के ने क्या किया, वो अपने साथ एक टहनी लेकर आया था और उस टहनी को उसने क्या किया, उसने नदी में फेंक दिया। तो वो टहनी डूबी नहीं बल्कि तैरती रही। तो उस तैरते हुए टहनी को देखकर जो सभी लड़के थे उनको क्या हुआ, बहुत हैरानी हुई। अचंभा का मतलब होता है बेटा हैरानी होना, ठीक है। उनको उस टहनी को देखकर बहुत हैरानी हुई कि वो टहनी किस तरीके से पानी में तैर रही है, वो डूबी नहीं है। फिर क्या हुआ, उन लड़कों में होड़ लग गई, मतलब खेल की होड़ लग गई। तो सभी लड़के इकट्ठे हो गए और वो अपनी अपनी लंबी टहनी लेकर आ गए। तो कई बच्चे पीपल के पेड़ की टहनी लेकर आए, कोई ताड़ के पेड़ की टहनी लेकर आए, कोई और पेड़ की टहनी लेकर आए। तो वो सब क्या कर रहे थे, वो बहुत खुश हो रहे थे, किसको देखकर, उन पेड़ की टहनियों को तैरते हुए देखकर। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का ताना काटने की तब हुई तैयारी। तो देखिए, जब वो टहनियों को तैरा रहे थे तो उन्हें एक प्रश्न उनके दिमाग में आया। क्या क्या कहा एक लड़के ने कि जिस तरीके से ये टहनी पानी में तैर रही है, क्या मोटी लकड़ी भी पानी में तैरेगी? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक मोटे लट्ठे को क्या किया, काटने की तैयारी कर ली। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तानों का गट्ठा। तो देखिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मोटे पेड़ का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक मोटे पेड़ का उन्होंने गट्ठा काट लिया, लट्ठा काट लिया। लट्ठा क्या होता है, एक मोटा लकड़ी या बांस का लंबा सा टुकड़ा। देखिए, जो आप चित्र में देख पाएंगे, जो आपकी बुक में है, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है लट्ठा, ठीक है, ये है लट्ठा, ये लट्ठा है, ठीक है। तो लड़कों ने टहनी तैराने के बाद किसकी तैयारी की थी, लट्ठे को तैराने की। तो वो एक पेड़ के तने का लट्ठा लेकर आए और उसको उन्होंने पानी में फेंक दिया। तो वह लट्ठा पानी में तैरता रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लट्ठों को क्या किया, काटा और उनको आपस में बांध दिया। अब वो ये देखना चाहते थे कि एक ही लट्ठा पानी में तैर सकता है या लट्ठों से बना हुआ गट्ठा भी पानी में तैर सकता है। अब बेटा गट्ठा क्या होता है, गट्ठा होता है बहुत सारे लट्ठों को मिलकर और रस्सियों की मदद से जो एक नाव की तरह बनाया जाता है, उसे हम लट्ठा कहते हैं। और तभी से लगी बनने नावें बड़ी हमारी, पानी से क्यों अब डर लगता, विजय हुई थी भारी। सागर हमने जीत लिया था, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। तो देखिए आगे क्या कहते हैं कवि कि पहले जैसे उन्होंने एक टहनी को तैराया, फिर एक लट्ठे को तैराया, फिर लट्ठों से एक गट्ठा बनाया, फिर गट्ठों के बाद क्या हुआ, वो गट्ठा जो है वो तैरने लगा। उसके बाद हमारे देश में या हमारे संसार में बड़ी बड़ी नावें बनने लग गईं। अब जब इतनी बड़ी बड़ी नावें बनने लग गईं तो अब पानी से डर किस चीज़ का, तो अब हम उनमें बैठकर नदी को आराम से पार कर सकते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कवि कि अब इन ही नावों की सहायता से हमने क्या है, सागर को भी जीत लिया है। अर्थात जब हम केवल नदी में ही तैरा करते थे, नदी में ही सैर किया करते थे, लेकिन इन नावों की सहायता से हम सागर में भी तैर सकते हैं, अर्थात सागर की भी सैर कर सकते हैं। तो कहते हैं आगे, अगर वो छोटा लड़का जिसने टहनी तैराई थी, वो अगर टहनी नहीं तैराता तो क्या आज नौकाएं बन पाती, क्या जहाज बन पाते। तो इस तरीके से एक नाव का आविष्कार हुआ था, अर्थात एक नाव बनी थी। तो आपको पता चला होगा आपकी नाव का आविष्कार कैसे हुआ था, अर्थात एक नाव कैसे बनी थी। तो कैसे बनी थी कि एक लड़के ने एक पेड़ की टहनी को नदी में फेंक दिया था। तो नदी में फेंकने के बाद वो टहनी पानी में डूबी नहीं थी बल्कि पानी पर तैर रही थी। इसको देखकर सभी लड़कों ने क्या किया, एक मोटे से पेड़ के
लट्ठे को लेकर आए। अब लट्ठा मैंने आपको बताया क्या होता है, पेड़ का एक मोटा सा तना या कोई मोटी सी डाली हम लट्ठे को बोल सकते हैं। तो उन्होंने उसको पानी में फेंक के देखा। किस लिए फेंका था कि उस डाली की तरह, एक पतली सी डाली की तरह क्या मोटा लट्ठा भी पानी में तैर सकता है। तो जैसे ही उन्होंने उस लट्ठे को पानी में फेंका तो वो लट्ठा भी पानी में तैरता रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे कई लट्ठों को काटा और काटने के बाद उन लट्ठों से एक बड़ा सा बेड़ा तैयार कर लिया। फिर उसको उन्होंने क्या किया, उसको पानी में उन्होंने डाल दिया। देखा कि वो भी पानी में नहीं डूबा बल्कि पानी में तैरता रहा। इस तरीके से लोगों ने नाव का निर्माण कर दिया। तो नाव का निर्माण कैसे हुआ ये आपको पता चला। इसके बाद फिर आप देखते हैं कि नाव से बहुत बड़े बड़े जहाज बने, जहाज से शिप बहुत बड़े बड़े क्रूज बने। तो इस तरीके से नाव का निर्माण हुआ। तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है। तो आइए अब पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ के बारे में। वैसे तो शब्दार्थ मैंने आपको रीडिंग कराते समय अर्थात पठन अभ्यास कराते समय आपको समझाए थे, लेकिन फिर भी हम एक बार नोन कर लेते हैं। पहला है अटखेली। अटखेली का मतलब होता है बेटा खिलवाड़ करना या खेल करना, अर्थात उससे नहीं डरना। पुरखे, पुरखे मतलब पूर्वज, जैसे हमारे परदादा वगैरह वो कौन है, हमारे पूर्वज। कंद, कंद कौन से होते हैं, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां व फल। ठीक है। निर्मल, निर्मल मतलब बिल्कुल साफ। तीर, तीर मतलब नदी का किनारा। अचंभा, अचंभा मतलब हैरानी, सरप्राइज। खूबी, खूबी मतलब किसी गुण का होना। लट्ठा, लट्ठा लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा। फिर है नेक्स्ट हमारा गट्ठा। गट्ठा क्या होता है, लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया एक नेक्स्ट हमारा लट्ठा। लट्ठा क्या होता है, लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया हुआ एक बड़ा सा गट्ठर। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। तो बेटा ये आपको क्या करना है, ये शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इससे पहले कठिन शब्द लिखने हैं। कठिन शब्द आपकी वर्तनी में दिए गए हैं। उसके बाद आपको ये शब्दार्थ आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज की जो कक्षा है आपको अच्छी लगी होगी।